नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज से 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ प्रवास के दौरान वो पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी और इसी के साथ ही आज प्रियंका गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं, जिसमें वो आगे की रणनीति या फिर यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने बताया कि प्रियंका दोपहर 12 बजे दिल्ली से लखनऊ पहुंचेगी। एयरपोर्ट से वो आलमबाग, चारबाग, केकेसी, बर्लिंगटन चौराहा, बापू भवन, विधान भवन होते हुए जीपीयू स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और माल्यार्पण के बाद वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी। 17 जुलाई को वो अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगी और इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। इस मुलाकात के बाद जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। इसके अलावा वो कुछ अन्य लोगों से भी मिलकर चुनावी तैयारियों पर चर्चा भी कर सकती हैं। बता दें कि इसके बाद प्रतिभागियों, प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भर्ती घोटाले और रुकी हुई भर्तियों के साथ ही बैठक करने जा रही हैं और इसके अलावा वो कुछ अन्य लोगों से भी चुनावी मुलाकात कर सकती हैं। बता दें कि इस समय यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। हर पार्टी अपने स्तर पर लोगों को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। जहां समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब प्रियंका के आज के दौरे के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या कुछ होने जा रही है, क्योंकि आज जो मुलाकात होने जा रही है उसके बाद ये साफ होगा। आज की मुलाकात जो तमाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगी और कई अधिकारियों पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद ही साफ होगा कि क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कई बड़े ऐलान प्रियंका गांधी कर सकती हैं, अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती हैं। क्या कुछ उनके चुनावी मुद्दे होंगे, उनको लेकर बताया जा सकता है कि किस तरीके से वो चुनावी मैदान में कांग्रेस इस बार उतरेगी और उत्तर प्रदेश के मिशन 2022 को साधने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस तमाम जो भी मुद्दे हैं फिलहाल देश में, उनको लेकर मुखर हुई है बीजेपी के खिलाफ, प्रदेश सरकार और राज्य सरकारों के खिलाफ। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आकांक्षा मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आकांक्षा जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राहुल आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकांक्षा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। आज प्रियंका गांधी यूपी आ रही हैं, लखनऊ के दौरे पर हैं। वो 3 दिन यूपी में रहेंगी और इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रही हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या वाकई विधानसभा चुनावों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा? जी नमस्कार मैम, आपके चैनल में आज मुझे डिबेट के माध्यम से सब लोगों से मिलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत जी आपका धन्यवाद और आपकी का धन्यवाद। आवाज आ रही है मैम? जी जी, बताएं। हाँ, तो मैम देखिए कि प्रियंका गांधी जी का ये जो 3 दिवसीय लखनऊ में दौरा हो रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेके, इसमें एकदम स्पष्ट है कि इस समय हमारी जो जनता है, वर्तमान में जो सत्ता चल रही है बीजेपी, उससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप देख ही रही होंगी कि इस समय पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सरसों का तेल हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। बेचारे हर जगह जो है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के स्टूडेंट और जो भी कंपटीशन वाले हैं, वो हर जगह अपने अधिकार और नौकरी को लेके अपने ही हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आप पिछले दिनों वायरल हुई वीडियोस भी देखी होंगी कि मुख्यमंत्री आवास पे किस तरह प्रतियोगी छात्रों को लाठीचार्ज और उनसे इस तरह की बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, जबकि उनका सिर्फ एक ही मांग था कि हमें मिली हुई नौकरियां जो हमारे हक की हैं वो क्यों नहीं मिली, क्यों आज घोटाले में फंस गई है इतनी ढेर सारी नौकरी। ऐसे नहीं, तमाम, चाहे वो शिक्षक विभाग का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो एसआई की भर्ती हो, चाहे वो संविदा वाली भर्ती हो, शिक्षा मित्र वाला, तमाम ऐसी चीजें हैं मैम। तो इस समय जो है बीजेपी सरकार अपनी एकदम चरम सीमा पे है। आप कोई भी ऐसा
पद या कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। ठीक है सबसे बड़ी आकांक्षा बात जी, है मैं कि मैं लौटूंगी आपके पास। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। आनंद साहब, तमाम ऐसे मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी कह लीजिए और भ्रष्टाचार भी इस समय फैल रहा है और महंगाई को कह लीजिए, इन सभी मुद्दों पर इस समय कांग्रेस मुखर हुई है बीजेपी के खिलाफ, तमाम राज्य सरकारों के खिलाफ। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से विधानसभा का जो चुनाव है आगे, मिशन 2022 है, उसे किस तरीके से साधेगी बीजेपी? देखिए मुस्कान जी, सबसे अहम बात यह है कि के अंदर वो वैश्विक महामारी का दौर था। हम ही नहीं, विश्व आर्थिक तंगी से परेशान है और हर तरह से व्यक्तिगत रूप से भी लोग परेशान हैं। लेकिन स्थिति को संभलने में वक्त लगता है, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे धीरे धीरे। जो कांग्रेस की प्रवक्ता मैडम ने कहा एक बात कि सरसों के तेल को लेकर बात की, तो मैं आपको ज्ञात करा दूं कि सरसों के तेल की दाम जो बढ़ी थी उसको कंट्रोल भी किया गया है। इसकी वजह देखिए, इसके पीछे की जो वजह थी कि उत्पादन हमारा सीमित हो गया, मांग हमारी बढ़ गई, तभी जाकर महंगाई बढ़ी। और पिछले 2 साल से इस प्रकार की समस्या से हम जूझ रहे हैं। लेकिन आपको एक अच्छी बात भी मैं बता दूं कि इस दरमियान किसानों का योगदान हमारे देश के लिए काफी सराहनीय है। उन्होंने जो 4% की जीडीपी ग्रोथ की है, ये भी एक सराहनीय कदम है। आने वाले समय में जल्द ही हम इस पे प्रतिबंध भी लगा लेंगे और हम कर भी रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि विकास का जो मुद्दा है, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दा पे वहां की जनता ने मोहर लगाया है। जो लोग उपलब्धि को एक अवसर के रूप में देख रहे थे, आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर, मंडल मंडल में जाकर वहां के लोगों से मिला। हमारे देश में और भी राज्य हैं, उसमें से कितने ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जनता से संवाद हुआ है। मैं आऊंगी आकांक्षा जी आपके पास। जी मैं आऊंगी, सर की बात एक बार पूरी हो जाए, स्टार्टिंग कमेंट हो जाए, मैं लौटूंगी आकांक्षा जी आपके पास। बता रहा है ये इतना टैक्स, ये जीएसटी के नाम पे इतना केंद्र तो ले ही रही है सारा, और उसके साथ जो राज्य सरकार के अंदर का टैक्स आता है वो भी पूरा अपना मनमानी तरीके से हर चीज। ठीक है आकांक्षा जी, स्टार्टिंग कमेंट हो जाए राहुल जी का, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी बात पूरी सुन जाएगी, उनका स्टार्टिंग कमेंट हो जाएगा। कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपना चीजें सुधार रहे हैं, विकास कोई हुआ ही नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश को, जो उत्तम प्रदेश बनाने का भ्रामक आप लोगों ने भरपूर जोर शोर से आप लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया है, आपसे बढ़कर इतना तो किसी भी सरकार में आप लोगों ने मीडिया के यूजेस और कैंपेन और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बड़े बड़े आप लोग भाषणबाजी करते हो, इतना सारा, लेकिन मैम उसको सिर्फ पेपर वर्क पे है, कहीं भी जमीनी स्तर पे कोई भी नहीं। एंटी स्क्वाड रोमियो बनाया गया, कितने रेप केसेस हुए, चाहे वो आप बुलंदशहर का ले लीजिए, चाहे वो आप हाथरस का ले लीजिए, कितने सारे। आप खुशी का मामला देख लीजिए, भारत समाचार ने, जो कि यूपी का इस समय प्रमुखता से चैनल चल रहा है, कितनी सारी रेप के केसेस के उन्होंने दिखाया। और उस समय योगी जी न्यूज 18 पे, जिसमें बीजेपी अपने उत्सव मना रही थी, अपनी स्थापना का। ठीक है आकांक्षा जी मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, किसी भी चैनल की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी, हम अभी एएनबी पर बात कर रहे हैं और यहीं की बात करेंगे। फिलहाल आपकी बातों का जो भी जवाब है उनका जवाब ले लेते हैं। आपने जो भी सवाल किए राहुल आनंद साहब से, जवाब उनका ले लेते हैं। आनंद साहब, सबसे अच्छी बात यह है, मैडम वो बोलती अच्छा है, लेकिन इनको अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मैंने अपने शब्दों पे ब्रेक लगा लिया था, इनको मैंने बोलने दिया था। अब मुझे बोलने दीजिए, आप फिर जवाब दीजिएगा। सरकार, आपकी सरकार ने तो जीवन में ही ब्रेक लगा दिया है, हम शब्दों में क्या ब्रेक लगाए। आप लोगों की सरकार ने तो इस समय सबकी रोजी रोटी हराम कर दिया है, लोग जी नहीं पा रहे हैं, आप हमको शब्दों पे ब्रेक लगाने के लिए कह रहे हैं। महाशय, हम आपको बताना चाहे कि आप डबल इंजन की सरकार, आप लोग जीवन में ब्रेक लगा दिए हो। मुस्कान मैडम, ये मैं जमीनी स्तर की बात कर रही हूँ, मैं जनता की आवाज बोल रही हूँ। ठीक है, इस पर राय लेनी जरूरी है आकांक्षा जी, राय भी लेनी जरूरी है। सुन लेते हैं आनंद साहब की क्या कुछ बातें हैं, वो भी सुन लेते हैं। अब मुझे आकांक्षा जी से मेरा आग्रह होगा कि मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दें, मैं फिर उनको 10 मिनट के लिए दूंगा। मैडम मैं अपनी बातों को रख रहा था, मैं जिस स्थान पे था, योगी जी के कार्यों पे जनता ने भी मोहर लगाने के लिए 2 कदम आगे बढ़े हैं। आपने देखा होगा, एक जो सर्वे आया था, 50% से ऊपर की जनता योगी जी के पक्ष में थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इस चीज को क्लियर भी कर दिया है। जो पूरे राज्य में, पूरे देश में की अगर बात कर ले, तो
तो अन्य देशों में भी, माफ कीजिएगा, अन्य राज्यों में भी सरकारें हैं, लेकिन किसके मुख्यमंत्री मंडल में जाकर दौरा कर जिला का दौरा कर कोरोना का पहल की जानकारी लेते थे। बहुत लोग तो केवल ट्वीट करने पे ही भरोसा रख रहे थे। ये एक अहम बात है। दूसरी बात ये है कि मैडम ने एक बात कहा कि जीवन तो ब्रेक लगा दिया। जी हाँ, बिल्कुल जीवन तो ब्रेक लगा है, लेकिन वो कोरोना के चलते लगा है। लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है, अपने विजय पथ पे अग्रणीय होना है, तो जनता इसका फैसला करेगी। और उत्तर प्रदेश, मैडम मुझे बोल लेने दीजिए ना, जिन राज्यों में है ज्यादातर तो इन्हीं राज्यों में सरकार है, बीजेपी की सरकार हो, तो तभी आम जनता भी जानता है। चला ये मुझे 2-4 मंत्रियों के नाम बता दे मैम, जो कोरोना में या महंगाई में या प्रतियोगिता में इनको ट्विटर, अब इनको मैं ट्विटर पे जवाब मैं लौटूंगी राहुल आनंद साहब। आकांक्षा जी एक सवाल मेरा आपसे है। आकांक्षा जी एक सवाल, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप मुखर हुई है, तमाम जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है या फिर जहां पर ये कह लीजिए कि कांग्रेस नहीं है, वहां पर कांग्रेस मुखर हो रही है बीजेपी और राज्य सरकारों के खिलाफ, पेट्रोल डीजल को लेकर, महंगाई को लेकर। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजस्थान में आपकी सरकार है कांग्रेस की, और कई ऐसे राज्य है जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है, वहां पर पेट्रोल डीजल की क्या कीमतें हैं, वहां महंगाई की क्या स्थिति है? मैम आप राजस्थान और पंजाब और हरियाणा की अगर बात कर रही हैं, तो आप बाकी जगहों में जाइए ना, बाकी जगहों में तो इनकी सरकार है, वहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो बाकी राजस्थान में सरकार है, आप उन पर आरोप लगा रही हैं, ठीक है। अगर आप आरोप लगा रही हैं तो उससे पहले आपको भी तो काम करना चाहिए ना। आप वैट कम कीजिए, एक्साइज ड्यूटी अगर राज्य सरकार कम करेगी तो जनता को राहत मिलेगी, पेट्रोल डीजल पर, महंगाई पर, हर चीज पर राहत मिलेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आकांक्षा जी आपके पास, मैं लौटूंगी मैम। मैं एक बार राहुल आनंद साहब की बात पूरी सुन लूं, उनका भी कमेंट पूरा नहीं हुआ है, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद साहब देखिए, विपक्ष की एक जो सराहनीय भूमिका होती है, मैं मैडम को मौका दूंगा फिर से अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ जो बातें हो रही थी वो उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश में जो शासन व्यवस्था थी उसको दुरुस्त किया गया है। आपने देखा होगा कि हमारी जो पार्टी है वो परिवारवाद से ग्रसित पार्टी नहीं है। हमने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए नाम को आगे बढ़ाया और उस नाम ने अपना कारनामा दिखाया और जनता को संतुष्ट किया। सबसे अहम बात ये होती है, क्योंकि जनता के द्वारा लोकतंत्र में जो भी सरकारें चुनकर आती है वो जनता की भलाई के लिए आती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में जिन जिन बातों का वर्णन किया वो हमने किया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चाहे वो जो भी हमारा विपक्ष हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से चलाया था ये वहाँ की जनता जानती है और देश भी जानता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य होने की वजह से इसकी एक काफी महानता है हमारे देश के अंदर। उसको अगर दुरुस्त करने का और वहाँ पे अगर व्यापार बढ़ाया गया है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ योगी जी को जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे समय के साथ सारी स्थितियां पटरी पे आ जाएगी और जनता हमें फिर से चुनकर इसी कार्य करने के लिए आगे भेजेगी। और जहां तक राजस्थान की बात है तो आकांक्षा मैडम ने एक चीज नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस है, मुस्कान मैडम इनको फिर मैं एक बार रिमाइंडर कराना चाहूंगी। इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश में आनंद साहब, अब आकांक्षा जी की एक बात सुन लेते हैं, वो आपकी बातों में कुछ कहना चाह रही हैं। आकांक्षा जी सबसे पहले अभी इन्होंने बोला मैम कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ और बहुत सारे उद्योग शुरू हुए। सर आप हमको केवल इलाहाबाद जिले का, आप यूपी का तो छोड़ ही दीजिए, अगर मैं पूरे यूपी में चली जाऊंगी, सिर्फ आप इलाहाबाद में बता दीजिए कि इस समय जहाँ पे योगी जी बड़ी प्रमुखता से दिखाए जाते हैं, यूपी में इलाहाबाद एक बहुत बड़ा जिला शहर आता है। आप बता दीजिए जितनी भी छोटी कंपनियां थी, ये मैम MSME, अभी वाराणसी दौरे पे मोदी जी ने 1500 करोड़ की सौगात दी है वाराणसी के लिए, और सरकारी कर्मचारियों के लिए 15% से DA बढ़ा के उसको 21% DA कर दिया है। आप ये बताइए, सरकारी कर्मचारियों के लिए तो इतना कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, DA 15 से 21% बढ़ा दिया गया। और आप योगी जी की, अब मैं मोदी से योगी जी पे आ जाती हूँ, MSME के थ्रू जो छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्कीम दिया गया था और जितनी भी फंडिंग आई थी मैम, मैं आपको बता रही हूँ, इलाहाबाद में एक भी पार्ले जी से लेके जितनी भी सरिया और जो भी छोटे छोटे ये पापड़, अचार और ये सारी चीजें जो बहुत गृहस्थी वाली महिलाएं होती है, कुछ अपनी इनकम कर सकती हैं घर बैठे, मैम हर जगह ताले लगे हुए, कहीं भी पैसा आया हुआ नहीं है। वो सिर्फ बजट तक ही पारित हुआ है, वो जमीनी स्तर तक किसी को पैसा मिल ही नहीं रहा है। आप आम कार्यकर्ता से आप माइक ID लगा के पूछिए या रिपोर्टर आपके यहाँ जाएंगे तो वो लोकल लोग बताएंगे, स्थानीय लोग, कि सिर्फ बड़े बड़े बजट तो पेपर में पास हो गया, पेपर की पॉलिसी हो रही है, लेकिन मैम किसी भी आप एक पास कराने जाइए लोन, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस के लिए, तो उसको इतने बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतने एफिडेविट, फला, आधार और ये इतने कागज कि वो दौड़ दौड़ के बिजनेस
का सपना तो सिर्फ अपने दिलों दिमाग में रह ठीक है सकता है। आकांक्षा जी, कोई भी राहुल विकास आनंद नहीं साहब, हुआ है। आकांक्षा जी ने एक बात बेहद अहम उठाई है। महंगाई पूरी जनता के लिए पूरे देश में बढ़ रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, वो भी 11% तक उसमें बढ़ोतरी की गई है, लेकिन आम जनता के लिए कौन सोचेगा सर? मुस्कान जी, सबसे अच्छी बात यह होती है कि किसी भी बात को करने से और बातों का विचार करने से उसकी समाधान निकलती है। लेकिन अभी के डिबेट में क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं तो आकांक्षा मैडम इतना बोल रही है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, अपनी बातों को रख रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि जो सरकारी कर्मचारी दिन रात जो लगे थे अपने कार्यों का, कोरोना में खास करके जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, तो महंगाई भत्ता ये कोई नई नहीं बढ़ी है, ये पुरानी शासन में भी बढ़ी है और वो हर साल बढ़ती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि एमएसएमई के तहत आपने कितने लोगों को लोन दिया, जो मैडम चर्चा कर रही थी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुद्रा लोन के तहत 10 लाख तक के रुपए को, मेरे बात को मार्क कीजिएगा, मुद्रा लोन के तहत 10 लाख रुपए का लोन बिना किसी मॉर्गेज किए हुए, बिना किसी संपत्ति का मॉर्गेज किए हुआ सरकार उसको दे रही है। वो डाटा उपलब्ध है और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लोन को लिया है। सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जो उद्योग की जो ताला लगाने की आपने बात की है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि पिछले 2 साल से सारे उद्योगों का कमर खास कर चरमराया हुआ है। उस बीच भी हमारी सरकार खड़ी थी कोरोना को लेकर उस समय एक आर्थिक मदद कर रही थी सारे उद्योगों को चलाने के लिए, जिनका सीसी अकाउंट बैंक से था मुद्रा लोन के तहत, उनको रोजगार को शुरू करने के लिए दोबारा उसको पुश बैक कर दिया गया था। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन आरोप लगाने से पहले उसके तथ्यों को अगर बात कर ली जाए तो वो ज्यादा क्लियरिटी लेकर आती है। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही कि जनता के सामने माइक लगा के इस बातों की टेस्टिंग कर ली जाए। तो जाहिर सी बात है, अब समय आ गया है, अब 1 साल का समय बचा है हमारे पास। जनता ही खुद इस बात का तय करेगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है, ये तय है। और जो कांग्रेस के अंदर जो बेचैनी दिख रही है, खास करके जो बातों को बोलने की बेचैनी दिख रही है, तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में ये महंगाई खुद बढ़ाते हैं और जहाँ गैर भाजपा की सरकार है वहाँ महंगाई नहीं है, लेकिन काम पे मुहर लगेगा। लेकिन जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ इनको महंगाई जरूर दिखती है। तो शुरुआत तो अपने घर से करनी चाहिए। काम बोल रहा है, जब काम बोल रहा था तो सारे बड़े बड़े चैनल पे और क्यों चल रहे थे? महंगाई को लेके, पेट्रोल को लेके, सरसों को तेल को लेके, कोविड को लेके, ऑक्सीजन को लेके, बेड सप्लाईज को लेके, बहुत सारी चीजें, जो आदमी कितनी लाशें बिछी हैं। मोदी जी का बयान, ना मैं आया हूँ ना मुझे बुलाया है, मुझे माँ गंगा जी ने बुलाया था। जब लाशों का ढेर प्रवाहित हो रहा था, जब पुलिस प्रशासन को, आला कमान को तुरंत ऑर्डर दिया गया कि इस समय जो है जनता तक ये मैसेज जाने ना पाए, आप इन लाशों का फटाफट इनका क्रियाकर्म करिए। जब वो लाशें पानी में तैरने लगी तब आपको माँ गंगा की याद नहीं आई? तब आपको नमामि गंगे का श्लोक और दुनिया भर का आप जो संस्कृत में आप तमाम लोगों से लिखवा पढ़वा के ले आके बोलते हैं, तब आपको नहीं दिखाया? तब आपने गंगा जी की पूजा आरती और गंगा जी कैसे दूषित हो रही हैं, कैसे अरे मैम, बीजेपी की सरकार में तो लाशें दर दर भटक रही थी, ये स्थिति आ गई है। कौन इस सरकार को भूलेगा? कोई भी व्यक्ति, बच्चा कितने बच्चे तो अनाथ हो गए हैं। हाँ, जिनके सर से जो है छत का साया चला गया, रोजी रोटी के साधन चले गए, जिनके माँ बाप चले गए, किसी के पिता चले गए, किसी के भाई चले गए, किसी की नौकरी चली गई, कितने शहीद जो है जवान कितने शहीद हो गए, कितनी सारी चीजें आ गई। ये सरकार में जितना लोग तकलीफ देखे हैं, शायद ये मुझे लगता है किसी और सरकार में ये बात कर रहे हैं जनाब विकास का और काम का, कि हमारे काम पे मोहर लगेगी। आप कहीं भी बात कर लीजिए, आप यूपी से लेके जितना भी इनके हर जगह, स्टेट से लेके सेंट्रल तक, या जितने भी जिन राज्यों में इनकी डबल इंजन, तो आप जान ही रही है कि ज्यादातर बीजेपी की सरकार चल रही है। ये विकास की बात कर रही है, कौन सी विकास की बात कर रहे हैं सर? आप बताइए ना, आपने कितनी बार किया दी? अभी चल रहा था मैम, इस समय यूपी की जनसंख्या आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से कम की आबादी देश नहीं है। सिर्फ इन्होंने क्या किया था, मैंने किसी चैनल में देखा था कि सिर्फ इन्होंने कहा था कि हमने 40 लाख लोगों को नौकरी दिया, वो भी सिर्फ मुंह जबानी। 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 40 लाख की नौकरी, आप इतना बड़ा डिफरेंस आप समझ सकती हैं। वो भी 40 लाख का कोई आंकड़ा नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हर जगह आप देख रही होंगी प्रतियोगी छात्र मोर्चा के हर जगह आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं कि
किसान अपने हाथ के लिए लड़ रहा है, प्रतियोगी छात्र अपने लिए लड़ रहा है, एक जो मजदूर व्यक्ति है दिहाड़ी वो अपने काम के लिए लड़ रहा है, और इसके बाद मैम जो महंगाई से त्रस्त है वो खाने के लिए सरसों तेल और देसी घी से लेके सब्जी से लेके उसके लिए लड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने में, और मजा सिर्फ सरकार ले रही है, और इनको सिर्फ ट्विटर का गम है कि हमारा कैसे हैंडल सस्पेंड कर दिया गया, हमको कैसे ये सिर्फ सुनाने के लिए। मैं लौटूंगी आकांक्षा जी आपके पास, लेकिन आनंद साहब जिस तरीके की बातें आकांक्षा जी ने उठाई हैं, चाहे वो नमामि गंगे की बात हो और गंगा में तैरती लाशों की बात हो, तमाम स्थितियों की बात हो, हमने देखा कोविड में लाशों को जलाने के लिए, सर लोगों के शवों को जलाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों तक की कमी हो गई थी, ये स्थिति देखी है। और जो चीजें आकांक्षा जी ने उठाई हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं आनंद साहब आपका जवाब इससे लूंगी, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ जो उनके द्वारा लगाया जाता है उसमें वो जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और सीधी तस्वीरें उसकी आपको दिखा रहे हैं। कोविड नियमों का भी यहाँ पर सीधे तौर पर पालन हो रहा है। जनता दरबार की ये सीधी तस्वीरें हैं। हर बार जनता दरबार योगी आदित्यनाथ द्वारा लगाया जाता है, जहां पर वो सीधे खुद जनता से रूबरू होते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब बात वापस एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं। राहुल आनंद साहब, आपसे जवाब चाहूंगी आपका। जिस तरीके के सवाल उठाए हैं आकांक्षा जी ने, ये वाकई जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। करूंगा जब मैं अपना उत्तर दूं तो आकांक्षा जी कृपया मौन मरे, मेरा आग्रह होगा। सबसे अहम बात यह है, राजस्थान से शुरू कर मैं उत्तर प्रदेश पर खत्म करता हूँ। राजस्थान में अभी सरसों तेल की कीमत 190 रुपए प्रति लीटर दिखाई दे रही है, लेकिन ये अफसोस की बात यह है कि हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको राजस्थान के बारे में चर्चा करने में शर्म आती है, क्योंकि वहां महंगाई नहीं है। वहां पेट्रोल की कीमत 105 रुपए से ऊपर है, लेकिन उनको ये कहने में शर्म आती है क्योंकि वहां महंगाई नहीं है। अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश पे। इन्होंने बातें की लाशों को लेकर, तो मैं इनको बता दूं कि महाराष्ट्र, ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी आनंद साहब आपको, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। कोविड पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। समीक्षा बैठक जिस तरीके से लगातार कोरोना को रोकने के लिए, यूपी उत्तर प्रदेश से खत्म करने के लिए लगातार सीएम प्रयासरत हैं। वो खुद कोविड पॉजिटिव थे, उससे जैसे ही ठीक हुए उसके बाद से सीधे वो बैठकों का दौर शुरू है। तमाम उन्होंने जिलों का दौरा किया है और इसी बीच अधिकारियों संग ये बैठक है, टीम 9 के संग ये बैठक हो रही है, कोविड की समीक्षा बैठक, जहां पर तमाम जानकारियां ले रहे हैं और इसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तो एक बार फिर से मुद्दे की बात कर लेते हैं। आनंद साहब, वापस आपके पास आना चाहूंगी, माफी चाहूंगी आपको रोकना पड़ा, एक बार फिर से आप अपनी बात पूरी करें सर। मैं था अपनी बातों पे कि मैं महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मृत्यु दरें बढ़ी थी और लाशों को जलाने के लिए खास करके जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता था उसमें 20-22 लाशों को अंदर दबा कर लेकर जाया जाता शमशान घाट पे, लेकिन वहां पे लोकतंत्र खतरे में नहीं था। वहां पे विकास के कार्य बहुत गति से चल रही थी। लकड़ियां की जहां तक बात है, लकड़ियां जरूर कम पड़ गई थी, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं जो थी वो दुरुस्त थी। हमारे यहाँ जो परसेंटेज था, हमारे यहाँ अगर परसेंटेज बात कर ले, खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो मौतों का आंकड़ा हमारा अभी भी कम था। अगर प्रति 10 लाख पे अगर लिया जाए तो 600 के आसपास का आंकड़ा, 600 से 700 का आंकड़ा केवल भारत के अंदर है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है उसके लिए हमें अफसोस है, उसे हम पूर्णता नहीं कर सकते हैं पूरा, लेकिन कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हमारी भी बनती है, जो जनता है और हम हैं। खास करके हमें कोविड के नियमों का पालन अपना करना होगा और अपना सुरक्षा भी खुद से ध्यान से रखना होगा। सरकार बैकफुट पे, चाहे वो ऑक्सीजन को हो या दवा को लेकर हो, आपने देखा होगा किस प्रकार से खुद योगी जी ग्रसित होते हुए भी पौनी नजर बना रखे थे। हर एक कदमों पे समीक्षा बैठक स्वयं करते थे और ऑक्सीजन की रफ्तार को जिस प्रकार से पहुंचाया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जबकि उत्तर प्रदेश स्वयं ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करता है, महाराष्ट्र करता है, फिर भी महाराष्ट्र की स्थिति बद से बदतर थी और केंद्र सरकार मदद कर रही थी और हमने अपने नैतिक जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमारा विपक्ष ट्वीट कर लाशों की अंबार लगाने पे तुला हुआ था। पहले भी हिंदू शास्त्र के अनुसार, पहले भी जब मृत्यु होती थी तो लोग गंगा किनारे जाकर लाशों को जलाते हैं और वहां दफन भी करते हैं और बहाते भी हैं लाशों को। लेकिन मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि जो अप्राकृतिक घटना घटी थी और किसी भी लाश को पानी में बहाना
प्रति भी अनुकूल है और मानव संस्कार के प्रति भी वो अनुकूल प्रक्रिया है, जिससे बचना चाहिए सबों को। लेकिन लोग अशिक्षा की वजह से, अशिक्षा की वजह से वो लाशों को जलाने के बजाय बहाने पे विश्वास कर रहे थे। तो सरकार ने उनके लिए भी प्रबंध किया था। कोई भी घटना अगर घटती है तो सरकार उसको संज्ञान स्वतः लेती है और लेने के बाद उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसका निष्पादन किस प्रकार से करना है। ठीक है, ठीक है आनंद साहब जी। और एक बात और मुस्कान जी मैं बोलना चाहूंगा, WHO ने भी स्वयं इसकी सराहना की थी उत्तर प्रदेश की, कि उन्होंने कोरोना को लेकर काफी अच्छी व्यवस्था की थी। जी जी, ठीक है आनंद साहब, आपकी बातें ठीक है, आपने कबूला है इन चीजों को कि लकड़ियों की कमी हुई थी और कई चीजों की कमी हुई थी, ये कबूलना भी चाहिए। और इस पर आगे अभी जो तीसरी लहर की अंदेशा जताया जा रहा है उसमें काफी अच्छी व्यवस्थाएं पूरे देश में होनी चाहिए, इसकी भी उम्मीद आपसे की जा रही है। आकांक्षा जी आपके पास लौटूंगी। एक मैंने राजस्थान का आपसे सवाल किया था मैम, उस पर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ, एक बार सवाल मैम फिर से कर दीजिए। सवाल आपसे ये है मैम कि आप मुखर हो रही हैं महंगाई के खिलाफ बीजेपी को लेकर, लेकिन राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें यही हैं, वहां पर तो आप ही की सरकार है ना मैम, और भी कई ऐसे राज्य हैं, पंजाब ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, राज्य सरकार, वहां पर एक्साइज ड्यूटी क्यों कम नहीं होती है? अगर आप बीजेपी के खिलाफ मुखर हो रही हैं तो आपको भी एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप विधानसभा चुनावों में अब उतरने वाली हैं? मैम देखिए, इस समय तो सबसे पहली बात जो आप राजस्थान की बात कह रही हैं, अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी ऐसे अपनी तरफ से अपने जो भी है अपने बजट में से और जो भी उनके अंदर चीजें आती हैं कंट्रोल करने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने बजट से जो है विकास से और बच्चों के लिए जो भी जितने बच्चे अनाथ हुए थे उनको देने का, फ्री शिक्षा देने का और सारी वैक्सीनेशन का अपनी तरफ से फ्री में लगवाने का, सारी चीजों का उन्होंने प्रबंध कराया था। और महंगाई तो है ही है, इसमें कोई वो दो राय है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैम जो आप कह रही हैं कि यूपी में कौन से मुद्दों को लेके हम आने वाले हैं, तो हमारा इस समय मैम देखिए जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनको मैम उनकी एज चली जा रही है, तैयारी करते करते बेचारे आप हालात ये देख रहे होंगे मैम कि यूपी से इस समय बहुत ज्यादा आत्महत्या के मुद्दे आ रहे हैं। क्योंकि जब एक गरीब किसान का बेटा बहुत बड़े बड़े सपने लेके तैयारी के लिए निकलता है और उसको अपनी नौकरी नहीं मिलती और एज जब चली जाती है तो मैम वो बच्चे फॉर्म भी नहीं भर पाते, वो बच्चे ना इधर के रह जाता है ना उधर। देखिए इस बार जो मुद्दे हैं जो नजर आ रहे हैं जिन पर कांग्रेस मुखर हो रही है वही है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको खत्म किया जाए। लेकिन आपने एक बात कही, उसका जवाब मैं राहुल आनंद जी से लेना चाहूंगी। आनंद साहब, ये जो बातें कही है, आखिरी कमेंट आपका ये होगा, समय की थोड़ी सी कमी है लेकिन इसका जवाब मैं चाहूंगी। आकांक्षा जी कह रही हैं कि राजस्थान में तमाम चीजें की गई है, तब उसके बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमत वहां पर 100 के पार है। देखिए ये एक शिष्टाचार व्यवहार होता है कि अपनी बातों को कबूल करना। लेकिन अगर आप किसी भी अपने प्रतिद्वंदी पे आरोप लगाती हैं तो आपको इस चीज को स्पष्ट होना चाहिए कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं उनको दूसरे पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। और महंगाई की जहां तक बात है, इनको अपनी सरकार में सारी चीजें तो स्वतः और बहुत अच्छे तरीके से नजर आती है कि यहाँ कुछ बिगड़ा नहीं है, यहाँ माहौल अच्छा है। लेकिन दूसरी जगह ये स्थिति इनकी चश्मे का पावर इनका घट जाता है ताकि वो देख नहीं पाते हैं। मैं फिर भी इस बात की सराहना करता हूँ कि पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने जो एक कदम आगे बढ़ी है, केंद्र सरकार जीएसटी में प्रस्ताव लाने के लिए सारे राज्य आगे आए। जी जी, देखिए समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए रोकना चाहूंगी आप दोनों का। बहरहाल बहुत ही शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन जिस तरीके की फिलहाल की स्थितियां हैं उसको देखते हुए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये देखना अहम होगा कि प्रियंका गांधी क्या कुछ ऐलान करती हैं और चुनावों के मद्देनजर क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी में कलह जारी है। बीते दिन इस तरीके के संकेत मिले कि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब यूनिट का अध्यक्ष बना सकती है और इन्हीं संकेतों के बाद बवाल बढ़ गया। नाराज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग से बैठक बुला ली और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की। साथ ही दोनों गुटों में पोस्टर वॉर भी चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस विवाद के बीच नवजोत सिंह सिद्धू अब फिर से दिल्ली जा रहे हैं। पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं और उसके बाद
पंजाब में पार्टी यूनिट के दो फाड़ होने के आसार भी बढ़ने लगे हैं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने ताजा डेवलपमेंट को देखते हुए मंथन किया, और वहीं पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की आस लगाए बैठे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने साथियों के साथ मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार में मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर मीटिंग की है और उनके साथ करीब 5 मंत्री और 10 विधायक शामिल हुए। इन्हीं दो बैठकों के बाद ऐसा लगने लगा कि पंजाब का मसला अब हाथ से निकलता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने एक इंटरव्यू में बयान दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि मुख्यमंत्री का पद कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही रह सकता है। हरीश रावत के इसी बयान के बाद पंजाब कांग्रेस में दंगल शुरू हुआ था और इस बयान के बाद हरीश रावत की एक बार फिर नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। हरीश रावत के मुताबिक ये मुलाकात उत्तराखंड के मसले पर थी, लेकिन मीटिंग के बाद हरीश रावत ने अपने सिद्धू वाले बयान पर सफाई दी और कहा कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया है और इसी के बाद सिद्धू को लेकर उठ रही अटकलों के बीच एक बार फिर से तनाव का माहौल पैदा हो गया और उन्हें आज दिल्ली तलब किया गया है, जहां वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और अब देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ अहम रह सकता है। उत्तराखंड को लेकर के मिला हूं, इसलिए कोई पंजाब की बात नहीं। सर क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है? सर किसने कहा? सर लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी। नहीं, मैंने जब मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। चलिए, तो इसी मुद्दे पर आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल आनंद जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है राहुल आनंद साहब आपका। और केवल ढींगड़ा साहब हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। ढींगड़ा साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। फिलहाल पंजाब कांग्रेस में लगातार कलह जारी है, बहुत ही लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कलह जो है वो खत्म नहीं हुई है और सिर्फ पंजाब ही नहीं, हर ओर कलह जारी है। क्या चल रहा है सर कांग्रेस में फिलहाल? देखिए, कला तो कोई कहीं भी नहीं चल रही। ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है कांग्रेस पार्टी का। वो कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने इंटरनल मैटर को पार्टी स्तर के ऊपर ही फैसला करती है। किसी भी तरह का कोई मुद्दा हो, पार्टी स्तर पर फैसला करती है, चाहे वो कांग्रेस के सिद्धू का मामला हो, चाहे अमरिंदर सिंह जी का मामला हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी नेता का मामला हो। ये जो है सभी जो फैसले होते हैं ये कांग्रेस के इंटरनल जो होती है मीटिंग होती है और जो बात होती है उसका फैसला होता है। ये मीडिया के बीच में जाने वाला फैसला नहीं होता है। और मेरे को लगता है कि शायद बीजेपी में भी ऐसा नहीं होता है। और यूपी में अगर योगी और मोदी के बीच में क्या कितनी है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये पूछना चाहिए कि मोदी जी जो है योगी जी से नाराज क्यों है, और इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए और लोगों को मालूम चलना चाहिए कि इस समय मोदी जी योगी जी से बहुत बुरी तरह से नाराज है, क्योंकि उनकी टीस है कि योगी जी का चेहरा बना दिया गया यूपी के अंदर। आज तक जो 7 साल के अंदर जितने चुनाव हुए सारे मोदी जी के चेहरे पे लड़े गए। ये पहला चुनाव ऐसा होगा जो योगी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, और मोदी जी को इसकी कितनी टीस है उसके बारे में भी सिर्फ टोटल कितनी है अंदर वो भी बात रखनी चाहिए। ठीक है, इस पर राहुल आनंद साहब से पूछ ही लेते हैं। सवाल आपने पूछे हैं आनंद साहब। ढींगड़ा साहब कह रहे हैं कि मोदी जी में और योगी जी में भी काफी टीस चल रही है, काफी मतभेद चल रहा है, ये उनके आरोप हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि ये बातों का शब्द और बातों का जो जाल था, शब्दों की जो जाल बोलते हैं जिसे माया जाल बोलते हैं, उसको बिछाने का वो कार्य कर रहे थे। और इन्होंने अपनी वास्तविकता से तो दूरी बना ली और झूठ को इतने अच्छे से उंगली जमा पहनाया कि वही सच्चाई लगने लगी खास करके। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस स्वतः अंतरकलह से ग्रसित है, ये बात तो सही है। क्योंकि अगर ये नहीं होती तो फिर जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं तो वो देखने को नहीं मिलता, उसकी स्पष्टता जरूर होती। या इनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं इनके जो शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी हैं, उनको भी इस बातों को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को जरूर कंफ्यूज है
और झुमा झुमी आए हुए सिद्धू जी को वो इतने बड़े दायित्व को सौंप रही है, जबकि जब वो सरकार में जब से सम्मिलित हुए हैं तब से कांग्रेस के अच्छे दिन चले गए हैं और बार बार कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर जी में, माफ कीजिएगा कांग्रेस के नाम में सिद्धू की बात कर रहा था, तानाशाही का रवैया देखने को मिल रहा है, जिससे जनता भी देख रही है और इसके वजह से जनता का भला नहीं हो सकता है। और रही बात मोदी जी को और योगी जी के बारे में, तो मैं इनको स्पष्ट करा दूं, जिस मीडिया की ये जिक्र कर रहे थे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, तो उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने कल खास करके प्राइम टाइम में इन सारी चीजों को दिखाया है कि मोदी जी और योगी जी में कहीं कोई कटाक्ष नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है मंच से कि आने वाला चुनाव योगी जी के ही चेहरे पे लड़ा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से सींच कर बाहर निकाला है उस पुराने ख्यालातों से इसकी सराहना करते हुए, और विजय पथ पे जो अग्रणीय है उत्तर प्रदेश उसकी सराहना की थी। और इससे ये स्पष्ट हो चुका था कि जो लोग कयासे लगा रहे थे, और हमारा जो संगठन है, संगठन ही हमारा परिवार होता है, अगर बात संगठन की कर ले तो संगठन के अंदर संगठन जो भी दायित्व किसी को भी देता है उसके निर्वहन करने की क्षमता हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेताओं में है। इसलिए आज ये स्थिति हमारी जरूर बनी है कि सेवा ही धर्म को अपनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस इससे काफी पीछे है। ठीक है, ढिंगरा साहब आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। ढिंगरा साहब, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी पर तो लगा दिए तमाम आरोप, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जिस तरह की कलह है, हम बात पंजाब की कर रहे हैं और पंजाब पे ही रहेंगे। जिस तरीके में फिलहाल पंजाब के हालात हैं, अभी एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया है। कल जो बयान आया था हरीश रावत का, पंजाब प्रभारी हैं, उनका यह बयान सामने आया था कि जो सिद्धू हैं उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसके बाद तमाम मुद्दा एक बार फिर से छिड़ गया। अगले ही दिन उन्होंने ये बयान पलट दिया कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। क्या कुछ चल रहा है सर? इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उसके बाद बयान पलटे भी जा रहे हैं। नहीं देखिए मुस्कान, ये जो बात आप कह रहे हैं, उन्होंने कल भी ये कहा था कि कांग्रेस की बातचीत चल रही है। आज भी उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस की बातचीत चल रही है, और कांग्रेस की बातचीत कांग्रेस की सभी स्टेटों पे सभी मुद्दों पे चलती रहती है। ये मैंने पहले भी कहा कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है। जैसे ही इसका फैसला होगा मीडिया और देश को पता चल जाएगा। और मैं आपको एक और फिर चीज कहना चाहता हूँ, अभी जो बीजेपी प्रवक्ता ने बात करी, उन्होंने कहा कि ये झूठ और सच की बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये झूठ और सच की बात नहीं है, ये बात है कि योगी और मोदी में 30 है, और 30 इस बात की है कि 7 साल के अंदर मोदी जी हर चुनाव के अंदर मोहरा और फेस और अपनी बात कहते रहे हैं। ढिंगरा साहब, 30 तो फिर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आकर कही थी कि वो ये लास्ट विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र होती जा रही है, तो वो आगे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आपका ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो अगर बीजेपी में ये चल रहा है तो उनका भी इंटरनल मैटर है, अगर आप इंटरनल मैटर की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये इंटरनल मैटर होगा आपका, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनावों में 2022 में जो चुनाव होने हैं उसमें जनता जानना चाहती है कि कौन उनके मुख्यमंत्री का पद रहेगा और कौन चेहरा रहेगा, और उसी के हिसाब से जनता डिसाइड करेगी कि आखिर किसे वोट देने हैं। तो जनता को तो ये बातें सारी होनी चाहिए ना साफ सर। बिल्कुल, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर चुनाव है, इसी तरह यूपी के अंदर भी चुनाव है, इसी तरह उत्तरांचल के अंदर भी चुनाव है। तो चुनाव तो इकट्ठे होने हैं सारे, और 2 स्टेटों में और भी चुनाव है। तो वह 3 स्टेटों की जब तक हम जिसकी चर्चा चल रही है या बात चल रही है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, यूपी के अंदर भी बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, इन्होंने अच्छे काम किए, तो लोग बताएंगे किस तरह से हमारे कोरोना काल के अंदर पानी में बॉडियां बहाई गई, किस तरह से लोगों की जो है शहादतें हुई, किस तरह से जिन लोगों के पास पैसा ही नहीं था 1.5 साल के अंदर लोगों को किस तरीके से उनका पैसा मोदी जी ने और योगी जी ने खींच लिया, और उन लोगों को पानी में बॉडियां बहानी पड़ी क्योंकि पैसा नहीं था बॉडी को जलाने के लिए। और ये जिस तरह से काम हुआ, ये पता लगेगा लोगों को, और लोग इस देश के अंदर सभी चीज देख रहे हैं कि बीजेपी और योगी ने और मोदी ने क्या काम किए 7 साल के अंदर। जिस तरह से नोटबंदी की, जिस तरह से जीएसटी में नॉन इम्प्लीमेंटेशन किया, जिस तरह से कोरोना काल के अंदर नॉन इम्प्लीमेंटेशन से कितने लोगों की जान गई,
जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिली, जिस तरह से कोई भी कोरोना काल के अंदर किसी को ठीक है ढींगरा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। ढींगरा साहब, मैं लौटूंगी आपके जी मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। राहुल साहब आपकी बातों में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आनंद साहब क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए ढींगरा साहब को तो सबसे पहले ये बात का समरण कराया जाए कि ये डिबेट किस बातों को लेकर रखा गया है। ये कांग्रेस की अंतरकला की बातें थी, ना कि कोरोना को लेकर चर्चा करने की बातें थी। लेकिन फिर भी अपने जवाबों से ये बचते नजर आ रहे हैं, तो मैं इनको बता देता हूं कि जो खास करके कोरोना को लेकर इन्होंने जो बातें की, तो वो राजस्थान और महाराष्ट्र को भूल जाते हैं इस दरमियान, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें के आंकड़े हैं। पूरे देश में कांग्रेस शासित प्रदेश महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े हुए हैं। इस पे ये चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो चश्मे की जो पावर जो घटती बढ़ती रहती है जरूरत के हिसाब से, इससे इन लोगों को बचने की मैं बार बार सलाह देता हूं और अभी भी कहता हूं। और इन्होंने बताया कि लाशें गंगा में बह रही हैं, तो मैंने ये बात पहले भी स्पष्ट किया था, अभी भी स्पष्ट कर देता हूं कि लाशें गंगा में बहने की और लाशों को दफनाने की जो प्रथा थी वो प्रकृति के अनुकूल प्रथा है, और ये मानव जाति के इतिहास में ये शर्मसार करने वाली प्रथा है, जिससे लोगों को बचना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये अशिक्षा से भी जुड़ाव रखता है। और जो भ्रम की जो नीति थी, जिसमें लोग ये डरते थे कि लाश को छूंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, तो लोग में जो डर का जो माहौल बैठ गया था, उसके वजह से ये सब स्थितियां देखने को मिली। लेकिन सरकार ने इससे स्वतः संज्ञान लिया और इसको खत्म किया। लेकिन फिलहाल अभी बातें हमारी कांग्रेस को लेकर है, तो मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है ये अभी भी परिवारवाद से ग्रसित है। और यहाँ का फैसला, अंतरिम फैसला यहाँ सोनिया गांधी जी का चलता है। और जिस प्रकार का जो कंफ्यूजन का जो माहौल है जनता के लिए, जो खास करके जो पंजाब के प्रभारी हैं, उनका भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने अपने बयान को बदलते नजर आए और मीडिया से अपनी आंखों को छुपाते नजर आए। तो ये समझ में जरूर आता है कि अभी जो बातें होनी चाहिए वो दो दौर की बातें अभी स्पष्ट नहीं हुई है। अगर ये स्पष्ट होती तो फिर कैप्टन अमरिंदर जी को खास करके और सिद्धू जी को अलग अलग बैठकें अपने अपने समर्थकों के साथ बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। यहाँ जरूर इस चीज को दिखाता है कि बार बार कहीं ना कहीं जो अति महत्वाकांक्षी की जो आदत है वो इनके ऊपर अभी भी अपनी साया को रखे हुए है, जिसके वजह से ये तकलीफें आज भी देखने को मिल रही हैं। और खास करके जो परिवारवाद की जो पार्टी होती है, वो पार्टी का फैसला, उसका संगठन का फैसला नहीं होता है, उसमें एक व्यक्ति का फैसला ही मायने रखता है। तब वो व्यक्ति क्या चाहता है, इसके ऊपर सारी बातें निर्भर करती हैं। ठीक है ढींगरा साहब, तमाम बातें आपने सुनी राहुल आनंद साहब की। एक तो परिवारवाद पर आज सवाल उठाया एक बार फिर से, और लगातार कांग्रेस में तो परिवारवाद पर सवाल उठते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है सर। और अब अगर अध्यक्ष की बात कर ले, फिलहाल तो अभी तक अध्यक्ष भी नहीं है, ये भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इसी को लेकर कमलनाथ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है, पूर्व सीएम है मध्य प्रदेश के, उनका नाम चर्चा में है। और इसी के साथ पंजाब की भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग मीटिंग बुलाई गई है, हालांकि सिद्धू के समर्थकों में बहुत ज्यादा एकदम से उत्साह आ गया था कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन क्या अध्यक्ष पद से सिद्धू संतुष्ट हो पाएंगे, या फिर विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा पंजाब में, कौन आपका चेहरा रहने वाला है, ये जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि उन्हें भी समय चाहिए ये डिसाइड करने का कि आखिर वो किसे चुनाव में वोट देंगे और किसे अपना सत्ता में बिठाएंगे। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको एक बात तो स्पष्ट कह देता हूँ। जो आपने पूछा कि सिद्धू इससे संतुष्ट हो पाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सिद्धू प्रेसिडेंट बनने से भी संतुष्ट नहीं होते तो उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देंगे। ये हमारी एक जस्ट ऐसे ही हंसी उसमें वार्ता है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा फैसला जो होता है कांग्रेस का, ये पार्टी लेवल पे होता है, ये पार्टी के इंटरनल मैटर पे होता है। ये अनंत जी की तरह नहीं है जो जिस भी तरह से मुंह उठा के जो मर्जी बात कह देंगे, ये परिवारवाद पे बात कर देंगे, ये कुछ भी बात कर देंगे। अपने परिवारों को तो देखो, कम से कम आपके जो परिवारों के जो बड़े नेताओं के बच्चे हैं, जब वो दोबारा एमपी लड़ सकते हैं, एमएलए लड़ सकते हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है क्या? इनको अपने अंदर पहले झांकना चाहिए कि इनके अंदर परिवारवाद कितना है, किन किन बच्चों, किन किन लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बच्चे जो हैं, उनके बच्चे जो है वो एमपी बन रहे हैं या एमएलए की टिकट। आप मैं ढेरों नेता गिना दूंगा बीजेपी के जो परिवारवाद के अंदर घिरे हुए। और दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूँ, ये एक पैंतरा है बीजेपी का, ये परिवारवाद की कहानी जो है एक पैंतरा है। पैंतरे के तौर पे मैं इनको समझता हूँ, क्योंकि ये पैंतरा पार्टी है, झूठ पार्टी है, ये एक सनसनी फैलाने वाली पार्टी है। इनको काम धाम नहीं आता।
विकास के मुद्दे पे इनको कोई काम नहीं आता, इनको सनसनी फैलानी आती है, इनको परिवारवाद की बातें करनी आती है, खुद परिवारवाद में घिरे हुए। और आपको एक और बात कराता हूँ, डर के माहौल की बात इन्होंने कही कि मोदी जी ने इतना डर का माहौल पैदा किया देश के अंदर पिछले 7 साल के अंदर। आप ये देखिए कि 7 साल से जनता डरी हुई है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, अपनी कारणों से। वहां पे मौत के आंकड़े की बात मैंने कही थी, मौत के आंकड़े की बात सारे स्टेटों में सेम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मैंने वो बात नहीं की। मैंने एक बात कही कि लोगों की जेब के अंदर से पैसा निकाल लिया, जिससे उन लोगों को अपने पास पैसा नहीं था और उनकी बॉडियां जो है वो पानी के अंदर बहाई गई। उनके पास पैसा इस सरकार ने 7 साल के अंदर उनकी जेब खाली कर दी। मैंने ये कहा। ठीक है ढींगरा साहब, देखिए बात कांग्रेस, ढींगरा साहब बात चुनावों की है, बात कांग्रेस के अंदर कलह की है और बात पंजाब की है, तो वहीं पर रहेंगे। फिलहाल कोरोना की बात नहीं करेंगे ढींगरा साहब, लेकिन आनंद साहब आपसे इन बातों का जवाब जरूर चाहूंगी, क्योंकि ढींगरा साहब ने एक बार फिर से आरोप लगाए हैं कि बीजेपी में परिवारवाद होता है। देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है और मैं आपको इसका उत्तर भी बहुत शालीनता के साथ देना चाहूंगा। बीजेपी के अंदर 2 तरह का परिवारवाद है। पहला ये है कि एक संगठन को चलाने का परिवार, अगर संगठन को चलाने की आपके अंदर काबिलियत है तो आप सक्षम है उस परिवारवाद का सपोर्ट करने के लिए, अगर उसको जनता एक्सेप्ट करती है तो। लेकिन कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस को थोपा जाता है कि नहीं आप ही को करना है और आप ही करेंगे तो चलेगा। दोनों में अंतर है, ये परिवारवाद है। ये स्थिति यही स्पष्ट हो जाती है मुस्कान जी, 2 तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई जो मैंने आपको बता दिया। और अगर हम पे अगर दाग है, अगर हमारे शीशे में दाग है, तो आप अपना भी आईना तो कभी साफ करके देख लीजिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। मैंने आपको परिवारवाद से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। दूसरी, पंजाब पे आ जाते हैं। तो अभी तक हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं ढींगरा साहब, वो बार बार बातों को खींच के ले जा रहे हैं। कोरोना पे मोदी जी ने पैसा निकाल लिया, आप देखिए किस प्रकार से बातों को लेकर जा रहे हैं, लमार रहे हैं। वो सही जानकारी देने से बच रहे हैं। यही स्थिति कांग्रेस की है कि वो मतिभ्रमित का शिकार हो जाती है हर वक्त कि उसका अध्यक्ष कौन होगा। अभी की अगर जो स्थिति है, फिलहाल अभी की जो स्थिति है, मैं उस पर अगर चर्चा करता हूं तो अभी पंजाब की स्थिति काफी डगमग है। और खास करके जो ये लोग संगठन चलाने के लिए जिस प्रकार का एक दूसरे का, जब पुराने आदमी पर भरोसा ना करके नए आदमी पर भरोसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज, और मैं आपको एक चीज बहुत बड़ा ही चीज एक स्पष्ट कर देता हूं कि ये वही सिद्धू जी हैं मुस्कान जी, ये वही सिद्धू जी हैं जो राहुल गांधी जी को पप्पू कहकर पुकारा करते थे और आज वही काफी अच्छे हो गए हैं। उन्होंने और इसी के साथ ये वही सिद्धू जी हैं जो कुछ समय में पाकिस्तान भी गए थे। जब देश में इस तरीके की गतिविधियां हो रही थी, तब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी वो गए थे, जबकि जबरदस्ती वो गए थे, वो भारत सरकार के आदेश के खिलाफ गए थे। तो ये समझ में तो जरूर आता है कि इनको अपने स्वार्थ की कामना की सबसे ज्यादा चाहत है, दूसरों की चाहत इनको नहीं है। और खास करके जब सरकार ने आपको मना किया, उस समय जब उड़ी जैसा घटना घटा हमारे पास और भी अन्य घटना घटे, उस समय अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेह जरूर आता है कि आप वहां कौन सा मैसेज देने के लिए जा रहे हैं हमारे देश से। तो ये सब सवाल जरूर उठता है, हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो कांग्रेस के लिए काफी प्यारे हो गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। बिल्कुल ढींगरा साहब, ये तमाम बातें जो राहुल साहब ने कही है वो भी आपने सुनी होंगी, क्योंकि देखिए उन्होंने भी, ये स्पष्ट है साहब, ये किसी एक की नजर में नहीं है, ये स्पष्ट है कि किस तरीके की अंतरकलह बढ़ती जा रही है और तभी बार बार दिल्ली तलब किया जाता है। आज एक बार फिर से सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। मैं जानना आपसे ये चाह रही हूं, मैंने पहले भी सवाल किया था, जनता जानना चाहती है कि पंजाब में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। कांग्रेस में है तो सिद्धू सोनिया गांधी से मुलाकात क्यों नहीं कर सकते? अगर योगी बीजेपी में है तो योगी मोदी से मुलाकात क्यों नहीं कर सकते? ये तो सवाल है ही नहीं, ये सवाल ही गलत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिद्धू कांग्रेस में है तो वो सोनिया गांधी से मुलाकात क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन ढींगरा साहब, मुलाकात तो वो कर सकते हैं, लेकिन बात कलह की है ना, बात तो अंतर कलह की है ना। जब इस तरीके की स्थितियां होंगी, कैसे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप सबसे पुरानी पार्टी है ढींगरा साहब, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, आजादी के समय से ये पार्टी चली आ रही है, और उसी पार्टी में इस तरीके के मतभेद होंगे तो तमाम आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस अब खात्मे की ओर आ गई है। नहीं, ये आपको गलतफहमी हो रही है।
मुझे तो क्या गलतफहमी सर, ये आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस और बढ़ रही है, कांग्रेस पहले से ज्यादा बढ़ रही है। कांग्रेस का जो जनाधार है वो लगातार बढ़ रहा है। 2019 से लेके आप स्टेटों के ऊपर गहन अगर चेक करेंगे तो बीजेपी की स्टेटें कम हो रही है और कांग्रेस की स्टेटें बढ़ रही हैं। आपको पहले तथ्यों पे जानकारी लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चेक करिएगा। तथ्यों की जानकारी है, हमें तथ्यों की जानकारी है, इसीलिए ये बातें हो रही है ढींगरा साहब। तथ्यों की सुनिए ढींगरा साहब, तथ्यों की जानकारी पर ही ये बातें हो रही है। जवाब एक पे ही उखड़ जाते हैं। आपने सवाल 5 किए, जवाब एक पे मत उखड़े, मेरे को पूरा बात तो जवाब देने देना। आप सुनिए ना मेरी बात ये है कि सिद्धू हमारे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, वो पहले बीजेपी में थे और जब बीजेपी में थे तो इनको बड़े अच्छे लगते थे मन जी को। आज वो कांग्रेस में आ गए तो इन्हें बड़े दुखी हो रहे हैं। इनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो स्टेट के चुनाव होते हैं ये 5 स्टेट में हो रहे हैं, कल्ले पंजाब में नहीं हो रहे हैं। और 5 स्टेटों का मुद्दा है, ये एक स्टेट का मुद्दा भी नहीं है। और हम कहते हैं कि वहां स्टेट में ये हो जाएगा, अमरिंदर सिंह को वो हो जाएगा, तो ये 5 स्टेटों में होगा। और 5 स्टेटों की बात योगी और मोदी पे भी आती है, उत्तरांचल पे भी आती है और पंजाब पे भी आती है। इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैं सोच सकता हूँ ये बात कि कांग्रेस जो है वो सेंटर की पार्टी है, बीजेपी शायद सिर्फ पंजाब स्टेट की पार्टी हो सकती है जहां इनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है। बीजेपी का कैंडिडेट टिकट देने के लिए आनंद साहब आपकी बातों में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आपकी इसी बात पर आनंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे छोड़ के जा चुकी है। आप सुनिए मेरी बात, अकाली दल पंजाब में बीजेपी को छिटक चुकी है। और आपको और बता दूं, ये जो अभी बातें चल रही है, ये बातें आपको अंदरली बात बता देता हूँ, योगी और मोदी में बहुत सिर फुटबॉल चल रहा है अंदर अंदर, जो आपको अभी दिखने में दिखेगा भी। और चुनाव के अंदर किस तरीके से टिकटों के बीच में दिखेगा, आप भी चर्चा करेंगे, हम भी चर्चा करेंगे। जो टिकटें मिलेगी, कोई इधर को खींचेगा, कोई उधर को खींचेगा। 250 आदमियों की चिट्ठी जो है गुजरात में, यूपी के अंदर आनंदीबेन पटेल को जो गुजरात की थी महिला और उसको गवर्नर बना दिया गया, वो महिला को गवर्नर को 250 आदमियों की मुखालफत की एमएलए की चिट्ठी देके आए थे। जो इनके प्रमुख है वो क्यों देके आए थे चिट्ठी 250 एमएलए की कि ये 303 में से ये 250 मुखालफत कर रहे हैं बीजेपी की, उसके ऊपर कभी क्यों नहीं चर्चा हुई? इनकी चर्चा सारी नहीं होती और कांग्रेस की चर्चा 1 सेकंड में होती है। ऐसे ही है मामला मैडम। हम तो सब समझते हैं ये बात तो आप मत ही कहिए। अगर बात बीजेपी की होगी तो बीजेपी की भी चर्चा इस चैनल पर होती है। ये चैनल किसी एक पक्ष को नहीं दिखाता है, पार्टी है। ये चैनल किसी एक पक्ष को नहीं दिखाता है। अगर जिसकी बात होगी, कोरोना काल में बीजेपी की भूमिका अगर गलत थी, सही नहीं थी, तो उस पर भी बात हुई है और आनंद साहब से ही बहुत बार इस बारे में बात हुई। आनंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं अब आपकी बातों में? जो प्रवक्ता है मैं उनको एक चीज के लिए आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है वो स्वतंत्र है, यानी कि मीडिया वो स्वतंत्र है। अगर कहीं कुछ दिखता है तो उसकी वो चर्चा करती है और गहन चर्चा करती है और प्रमुखता के साथ दिखाती है, चाहे वो बीजेपी के पक्ष का हो या फिर विपक्ष की बातें हो, वो दिखाती है। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि जब कांग्रेस से जब सवाल किया जाता है तो आप इस पे अग्रेसिव नहीं होइए, आप शालीनता के साथ उसका उत्तर दीजिए ताकि और विश्वसनीयता बढ़े। अगर आप इस तरह से अग्रेसिव होकर मीडिया के ऊपर प्रश्न उठाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आप स्वयं भी आते हैं। मैं आपको बता दूं कि पंजाब की जहां तक आपने बात की, मुख्यमंत्री कैंडिडेट की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि आप बंगाल से ले लीजिए। बंगाल में हमारे पास 3 विधायक थे, आज हमारे पास 77 विधायक हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जनता का जब भरोसा आप जीतने में काबिल हो जाएंगे और जनता आप पे भरोसा दिखाने लगेगी तो मुख्यमंत्री बहुत दूर आपसे नहीं रहता है। फिलहाल बात यहाँ पंजाब के अंदर की बात है। यहाँ हम लड़ने के लिए पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हैं, आगे भी रहेंगे। ये लोकतंत्र की बात है। जनता तय करेगी कि उसको किसके साथ जाना है। जनता अगर हमें सिंहासन देगी तो हम सिंहासन के लिए भी काबिलियत रखते हैं। जनता चाहे कि हम विपक्ष में बैठकर अच्छा चेहरा बने तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। इसका सारा फैसला जनता करेगी। जहां तक बात सिद्धू जी की है तो मैं आपको एक चीज के लिए बता दूं, जब सिद्धू जी हमारे साथ थे तो उन्होंने ऐसी कभी भी कोई कटाक्ष नहीं की थी जिससे किंतु परंतु पे प्रश्न उठता था। इन्होंने वही किया जो आपने उनसे करवाया। तो सवाल यहाँ ये उठता है, और अगर कोई कमी है तो आप उसको मीडिया के सामने अपने बातों को रखकर उसको दूर कीजिए, ना कि उसके ऊपर आरोप लगाकर इस चीज का खंडन कीजिए कि आप एक तरफा बातें करते हैं। ये गलत है। इस प्रथा से आपको बचनी चाहिए। ये वही बात हो गई कि जब हम देश के अंदर
दुश्मनों को बाहर बैठाते हैं तो हमारा एक वर्ग खास करके कहता है कि सबूत दो, तो ये गलत बात है। आप सबूत नहीं मांग सकते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे आपको भरोसा करना होगा। चुनाव सामने है, 2022 बहुत दूर भी नहीं है, अब हम उसके करीब ही हैं, आधा साल हमने बिता लिया है, जनता तय करेगी। फिलहाल आप अपने जो कला है, अंतर कला है, उससे आप दूर होने का प्रयास कीजिए कि आपको जनता के बीच में किस प्रकार से अपने बातों को रखना है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। जी ढींगरा साहब। मुस्कान जी देखिए, मुझे बड़ा हंसी आ रही है इस बात पे कि मैंने तो चौथे स्तंभ के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठाया। चौथे स्तंभ को तो हम मानते हैं और हम ही मानते हैं। ये लोग जो है चौथे स्तंभ को नहीं मानते। आज मीडिया वालों पे कितने यूएपीए लगाए हैं वो समझना चाहिए पहले। जो चौथे स्तंभ की इन्होंने जिक्र किया है, इनको तो अपने अंदर झांकना चाहिए। ठीक है, देखिए आदमियों पे यूएपीए मीडिया की बात नहीं करेंगे, मीडिया अपना काम कर रही है, बेहतरीन तरीके से कर रही है। बात पंजाब की है, पंजाब पर ठीक है, बात पंजाब की है, पंजाब पढ़ेंगे। आखिरी कमेंट आपका। दिल्ली के अंदर किसानों के कवर करते हुए कितने पत्रकारों पे यूएपीए लगाया इन लोगों ने, इस बात के लिए चर्चा करना चाहिए और इस बात के लिए बीजेपी का चेहरा लोगों को दिखाना चाहिए। चौथे स्तंभ को ही चेहरा दिखाना चाहिए कि किस तरीके से यूएपीए पत्रकारों पे लगाया गया और किस तरह से चौथे स्तंभ को अपनी तरफ से एक तरह से खरीदने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा और उनको खरीदने की कोशिश के आवाज में उनसे कितने घिनौने काम करवाए गए। ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर पंजाब के मुद्दे पर ढींगरा साहब, पंजाब के मुद्दे पर अगर आपके पास सवाल नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास, तो आप मीडिया पर इस तरीके के लांछन नहीं लगा सकते हैं। मीडिया बिकाऊ नहीं है, ये पहले भी तमाम चीजें थी, मीडिया हर चीज दिखाता है। ढींगरा साहब, ये बात आप नहीं कह सकते। ठीक है, आपके पास अगर मुद्दे नहीं है बात करने के तो आप रहने ही दीजिए। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन फिलहाल सिद्धू को एक बार फिर से दिल्ली तलब कर लिया गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आज दिल्ली में होने वाला है और कब कांग्रेस की ये पंजाब में अंतर्कलह है, जो पंजाब में दो फाड़ कांग्रेस के होने जा रहे हैं, वो कब खत्म होते हैं और कब कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये देखना अहम होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।